ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मीन्स फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, सेलेक्टेड एज, हमने आपको क्या बताया था, हमने एक आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था, ट्रिक बताया था ना, कैसे याद करना है इसके डेफिनेशंस को, किसी को याद है? बिग यस मसल सर। एक्टिविटी, यस सर, बिग मसल एक्टिविटी एंड वो सम ऑफ, जीव इंटेलिजेंस से होता है। सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी, परिवर्तन और अनुभव का जोड़ है, ये बताए थे। तो यहाँ पे देखिए आपको मिला हाँ सर, सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी। तो नेस ने दूसरे सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, विलियम आ रहा है। जेएफ विलियम्स कहाँ है, इनको तुरंत यहाँ रखेंगे, जेएफ विलियम्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि देखिए सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटीज वाला वर्ड आया, तो मैंने इस ट्रिक को बताया हुआ था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर एक बार पहले मेरा वो ट्रिक देख ले, मैंने इस ट्रिक को बताया हुआ है। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। व्हाट इज द एम बट ऑफ, सर इनके तो, एक्सक्यूज मी सर, सर बस हाँ, ये तो चार्ल्स बूचर है। आप एक बार डेफिनेशन देखिए कायदे से। मैंने सर डेफिनेशन देखी है, ओवर टू पर बट विलियम मैंने है, और सही भी है। जगह इसका देखा है, ये चार्ल्स बूचर है, जेएफ विलियम नहीं बताया। पहले डेफिनेशन देखिए, कॉपी किताब कहीं डेफिनेशन लिखा हुआ है चार्ल्स से बुकर का, उनको देखिए, और जेएफ विलियम्स का लिखा है उसको देखिए, उसके बाद आप बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है ऑलराउंड, और दूसरा एक को आपको वर्ड लिखना है होलसम डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको दो वर्ड मिलेगा, तो आपको कोई भी मेंटल सोशल ये सब नहीं देखना है, क्योंकि होलसम एंड ऑल राउंड इन दोनों में ये सारी बातें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो समझ में आई बात, तो होलसम डेवलपमेंट बोलेगा या ऑलराउंड बोलेगा या ओवरऑल पर्सनालिटी बोलेगा। देखिए एक ये भी ऑप्शन आएगा, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, अरे 10 मिनट अभी हो गया, अच्छा 32 मिनट भी दिखा रहा है, पागल हो गया जूम वाला। पर्सनालिटी, ठीक है, ओवरऑल पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये तीनों आपके सही होंगे, चाहे ऑलराउंड डेवलपमेंट का है, चाहे होलसम डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल का है, या ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। याद रखिएगा, यही बदल बदल के देता है हर बार खाली। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ठीक है, इसको किसने किया था, तो प्लेटो। ठीक है, पहले बार इसका जिक्र किए थे। कहीं अरस्तु अरस्तु सर मानता है मानता है। इसका, देखिए सर कहीं फिर अरस्तु कहीं प्लेटो, सर इसका माजरा बताएं जरा सा। देखिए हम बता रहे हैं, इसका अरे माजरा सर, ये है, मैंने आपको एक क्रम याद करवाया था। ये क्रम क्या था, सुनिएगा ध्यान से, ये क्रम था स्पा। स्पा का मतलब ये क्रम किसके लिए मैंने बताया था, स्पा वर्ड ट्रिक बताया था आपको। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। हाँ, सुकरात प्लेटो, तो पहले सुकरात आया, फिर प्लेटो आए, और फिर अरस्तु आए। देखिए सबसे पहले साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड का जो कॉन्सेप्ट था वो प्लेटो ने दिया था, लेकिन जो यूनिवर्सल एक्सेप्ट किया था वो अरस्तु वाले ने, क्योंकि अरस्तु इनके बाद आया था, और इन्होंने ही, अरस्तु ने ही इनके कॉन्सेप्ट को आगे लेकर गए थे, और इनके चेले भी थे। आपको पता है सुकरात का जो ये आपका है यहाँ पर है, प्लेटो किसके चेले थे, सुकरात के थे, और अरस्तु किसके चेले थे, प्लेटो के थे। तो प्लेटो के द्वारा जो दिया गया था, कॉन्सेप्ट दिया गया था प्लेटो के द्वारा कि साउंड बॉडी साउंड माइंड, तो उसे जो यूनिवर्सल फेमस करने का श्रेय था वो अरस्तु को जाता है। कॉन्सेप्ट का जो बिगिनिंग हुआ था, स्टार्ट किया था, जो कॉन्सेप्ट को बताने वाले थे वो प्लेटो थे। अब देखिए इसमें हर विभाग में अलग अलग चीजें मानती हैं, लेकिन आपको बता दूं कि राजस्थान में आंसर की में प्लेटो को माना हुआ है। ठीक है, सर ये सर यूपी में क्वेश्चन आया था तो अरस्तु में, अरस्तु माना था यूपीटीजीटी से। अब देखिए इस पर आपका, मैंने बोला था आपसे एक बात कि आपका कुछ परसेंट लक भी होना चाहिए एग्जाम में, ये सब लक वाले क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सर इस पर राजस्थान में क्या मानता है सर इसको? राजस्थान में प्लेटो माना था, बोला था आंसर की में। सर इसको स्टेट वाइड मानना सर है। सर एक मिनट एक मिनट, सर हाँ बोलिए।
सर मैं कहता ये जो प्लेटो आपने बता रहे प्लेटो ये सिर्फ राजस्थान और दिल्ली मानते हैं और यूपी में अस्तु मानते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि दिल्ली में देखिए, भी नहीं सर। अरिस्टोटल चलिए मानते ठीक हैं है, सर। इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट वाले बॉक्स में रख लेते हैं। तो एक डाउट बॉक्स क्रिएट कर लीजिए आप सभी लोग, एक दिन रखेंगे डाउट बॉक्स वाले क्वेश्चन सिर्फ डाउट होंगे और उसमें सारे एक्सपीरियंस वाले लोगों को मैं जोड़ूंगा, ठीक है, और थोड़ा डिस्कशन चल लेना चाहिए तब मजा आएगा। चलिए ठीक है, इसको डाउट बॉक्स में रख दीजिए। आगे, हैमस्ट्रिंग मसल्स यूज्ड इन, तो आपको पता है हैमस्ट्रिंग मसल्स कहाँ होता है, फ्रंट ऑफ द थाई एंड बैक ऑफ द थाई। बैक ऑफ Back. द बैक ऑफ द थाई। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2, ठीक है, नी फ्लैक्सन, ठीक है, तो बैक ऑफ द थाई होता है ये। और फ्रंट ऑफ द थाई कौन सा मसल होगा, ये ग्रुप ऑफ मसल्स है, हैमस्ट्रिंग कोई सिंगल मसल नहीं होता है। एक जी बात सर। सुन लीजिए, हैमस्ट्रिंग क्या है, बॉडी सर। सिंगल महा, और जो फ्रंट पे थाई के फ्रंट पे होता है उसे हम क्वाड्री शेप कहते हैं। हाँ, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी 4 मसल होते हैं, ठीक है, हमने ट्रिक बताया है, ये हैमस्ट्रिंग याद रखिएगा। ये मसल्स आपको पता होना चाहिए, कम से कम 30 मसल्स। फिजिकल एजुकेशन का पेपर अगर देने जा रहे हैं तो 30 मसल्स विथ लोकेशन आपको पता होना चाहिए, लोकेशन के साथ कहाँ पर है और किस काम के लिए यूज होते हैं, बस जरूर पता होना चाहिए। तो कभी आपका क्वेश्चन मसल से गलत नहीं होगा। व्हाट मेक्स द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग, तो फिजिकल एजुकेशन के जो आधारभूत है इसे कौन स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो साइंटिफिक फैक्ट्स है, क्योंकि हमने आपको बता दें कि फिजिकल एजुकेशन को जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को बोला जाता है एलाइड साइंसेज। कभी सुना है आप लोगों ने ये टर्म एलाइड साइंसेज, नॉट अप्लाइड, फिजिकल एजुकेशन इज द एलाइड साइंसेज है, क्या है, सारे साइंस को एलाइड किया गया इसके अंतर्गत। देखो क्यों, क्योंकि हम, आपने कभी ये चीज बात सोची है कि फिजिकल एजुकेशन में हम लोग सारा पढ़ते हैं विज्ञान, सारा हम लोग पढ़ते हैं साइंस पढ़ते हैं, उसके बावजूद जब हम लोग के डिपार्टमेंट की बात आती है और अगर करिकुलम मतलब एक देखा जाए, डिवीजन देखा जाए, तो आर्ट्स एजुकेशन में आता है बीपीए, किसमें आता है, तो बना नहीं क्या, पढ़ो हम लाए थे तो क्या हुआ। अरे भाई सर ये आर्ट्स एजुकेशन में क्यों आता है, क्योंकि हमारे फिजिकल एजुकेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे दूसरे साइंस के जो मतलब लोगों ने खोज रखे थे, उन्होंने जो रिसर्च करके रखे थे, उन्हीं को हमने फिजिकल पे सिर्फ अप्लाई कर लिया, उठा के उनके ही थ्योरी को, उनके ही रूल्स को, उनके ही लॉज को हमने अप्लाई कर लिया, उनके ही चीजों को। हमने अपना नया कुछ नहीं लिखा है, हमारा अपना कुछ नया नहीं है। सब देखिए, कोई भी पार्ट आप उठा लीजिए फिजिकल एजुकेशन का, आप कहीं ना कहीं उसको जरूर पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो गया ये, इसी वजह से क्या हो गया, एलाइड साइंसेज है, इसीलिए अपना अस्तित्व ना होने के कारण इसको आर्ट्स एजुकेशन में रखा गया। पहले ये साइंस था, बाद में बहुत विरोध हुआ इसका कि भाई जब आपका कुछ थ्योरी आपके खुद का है ही नहीं है तो आप कैसे मतलब अपने आप को साइंस प्रूव करोगे, ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी टू तो कैरी आउट डेली टास्क। एक बात याद रखिएगा कि फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है, कि आप, मैंने बताया था आपको कि अपने दिनचर्या का काम अगर आसानी से कर लेते हैं बिना थके हुए, तो वही आपकी फिजिकल, जब डेली टास्क आप कैरी आउट करते हैं डेली टास्क को, तो यू आर फिजिकली फिट। द मेन पोस्चरल डिफॉर्मिटी एमंग यंग गर्ल्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, काइफोसिस, पहला बात कर चुके हैं। द कॉज ऑफ पोस्चरल डिफेक्ट्स डिफॉर्मिटी इज, तो सबसे अधिक अगर पोस्चरल डिफॉर्मिटी होने का चांस है तो किसके कारण होता है, तो मल न्यूट्रिशन सबसे अधिक, इन तीनों ऑप्शन चारों में से मल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा, क्योंकि रिकेट्स से ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है। किससे होती है, रिकेट्स से। रिकेट्स क्या है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई आपके अंदर, तो उससे बोन्स का शेप क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। आगे बात करते हैं, one deformity may lead the development of another deformity just like knock knees may be result of, तो इसके कारण क्या हो सकता है, अगर आपके बॉडी में एक डिफॉर्मिटी आ गई है तो इस डिफॉर्मिटी से दूसरी डिफॉर्मिटी भी होने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लो किसी को नॉक नहीं है तो उसे दूसरी किस डिफॉर्मिटी होने के चांस ज्यादा रहेंगे, तो फ्लैट फुट, कौन सा, फ्लैट फुट ज्यादा उसको चांस रहेगा, क्योंकि देखिए
मैं आपको बता दूं कैसे, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये आपका पैर है, ठीक है। तो ये जब आप पैर रखेंगे, देखिए ये आपका पैर इस तरह से इनसाइड में, आपका ये जो टो है, आपका ये एंकल, तो ये फ्लैट होने के चांस ज्यादा रहेंगे आपके, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे बोला। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा था, लास्ट में पूछिएगा। ट्रैम्पोलिन इज रिलेटेड टू द विच स्पोर्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 जिम्नास्टिक। नेक्स्ट है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी which of the following factors is the most important one in the development of human personality। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम समाज शास्त्र की भाषा की बात करें, समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो ये बताओ कि व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा माना जाएगा। मतलब अगर समाज की दृष्टि से बात की जाए तो व्यक्ति का विकास के लिए सबसे अच्छा जिम्मेदार कौन सा होगा इसमें से, तो कल्चर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, कल्चर। क्योंकि समाज में ही रहकर व्यक्ति क्या सीखता है, सभ्यता और संस्कृति सीखता है, अपने ट्रेडिशन सीखते हैं, रूल्स रेगुलेशन को सीखते हैं। तो जो सामाजिक लक्षण आपके अंदर आता है वो कहीं ना कहीं कल्चर से आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। द एक्सिस अराउंड विच मूवमेंट टेक प्लेस इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द प्लेन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अच्छा, खेल कूद में किस तरह का, विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट इफेक्टिव इन द स्पोर्ट्स मूवमेंट, सबसे ज्यादा किस तरह का स्पोर्ट्स मूवमेंट करने में किस प्रकार का लीवर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सॉरी 1 3rd क्लास लीवर, ठीक है। 1/3 का सबसे ज्यादा फिजिकल एजुकेशन में 3rd क्लास का लीवर यूज होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ, देखिए आ गया सेकेंड लॉ का बताया था, एक्सेलरेशन। अगर मोमेंटम भी होता है तो भी सही होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 15, रेजिंग ऑफ बॉडी ऑन टोज। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत जल्दी, आज टाइम पता नहीं कैसे ले लिया ये, अब लग रहा है कि पागल हो गया है। क्या नाम है, जूम वाला, मेरे को हाँ बाहर कर दे रहा है, कितना फ्री में यूज करोगे। रेजिंग ऑफ बॉडी ऑन टोज इज एग्जांपल ऑफ सेकंड क्लास लीवर। नेक्स्ट बात करते हैं द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सर सेकंड होगा थर्ड होगा सर, ये सेकंड होगा, थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, सेकंड होगा। ठीक है। अभी इसका डिस्कशन, किसी को कोई दिक्कत हो भाई लिखते जाना, मैं बात करूंगा, ठीक है। आप लोग नोट्स ले लीजिए, उस पर लिखते जाइए फटाफट। द फर्स्ट स्टेप, डोंट कंफ्यूज बहुत रहते हैं, इसीलिए आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैंने देख लीजिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन में ये जो आपका देने जा रहे हैं ना, इसमें 70 क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल पे होंगे जो सब आसानी से कर लेंगे, 30 क्वेश्चन मीडियम लेवल पर होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो कर लेंगे, और 30 क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा फंसाने वाला रहेगा। ये लेवल आपको फंसा के रखेगा, और इसी लेवल में जो फंसेंगे नहीं, ये तो आपको सही करना है, ठीक है। मीडियम भी आपको ये हर्डल क्रॉस कर ही जाना है। जो ज्यादातर यहाँ क्वेश्चन फंसेगा नहीं करने में, वो निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को, हर एग्जाम का पैटर्न ऐसे ही आएगा। अब ये 125 वाले में भी यही पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन जो रहेंगे कि ऐसे ऑप्शन दे देगा, दो ऑप्शन लगेगा आपको कि सेम 2 ऑप्शन, यही दोनों ऑप्शन ही सेम, यही एक ही ऑप्शन है ये, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्रायोथेरेपी होगा इसका, कोई भी स्टेप होगा, ठीक है। इंजरीज में ज्यादातर यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, ये क्लोज्ड इंजरी की बात है। किसकी, क्लोज्ड इंजरी। ओपन इंजरी में कभी भी क्रायोथेरेपी डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। अगर वहां पे अगर ये टर्म यूज करेगा ओपन का, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, तब क्रायोथेरेपी नहीं होगा, ठीक है। रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इज डन यूजिंग, तो रिहैबिलिटेशन कैसे कराते हैं, तो करेक्टिव एक्सरसाइज के द्वारा रिहैबिलिटेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैट बैक। तो फ्लैट बैक होता है, 16 का आंसर क्या होगा, क्रायोथेरेपी की इलेक्ट्रोथेरेपी? हमने बोला तो भाई क्रायोथेरेपी होगा, फर्स्ट ट्रीटमेंट स्पोर्ट इंजरी 1 बताया तो है। यहाँ पर मैंने बताया दूसरा ऑप्शन होगा, और करेक्टिव एक्सरसाइज, और फ्लैट बैक में बता रहा हूँ थेरोसिक रीजन में होगा, फ्लैट हो जाता है इसी वजह से, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर इज अ कॉमन एमंग, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यंग चिल्ड्रेन में, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक। यहाँ पर है, या सही आया नहीं है, मैं बता दूं, हीट स्ट्रोक है। हीट मतलब होता है आपका लू लगना, गर्मी में हीट स्ट्रोक का मतलब लू होता है, ठीक है। तो किसी को लू लग जाएगा तो आप क्या करेंगे, पीड़ित को ठंडे स्थान पर बैठा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर का हम देखेंगे कि यदि कोई मांसपेशी, अगर कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और मसल्स के साइज में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसे हम आइसोमेट्रिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 1। नेक्स्ट बात करते हैं, द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज सार्टोरियस। अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो बार बार बताते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस लार्जेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाए तो मैजिस्टर, अगर मैजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्वाड्रिसेप नहीं है तो फिर आपका बाइसेप फेमोरिस होगा, ठीक है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या ऑप्शन है, अभी हम आगे देखेंगे, कोई भी डिस्कस ना करेगा। तो ट्राइसेप इज चीफली एसोसिएटेड विद, अच्छा ये बताइए आपका जो ट्राइसेप यानी बाइसेप के पीछे वाला मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में कब आता है, जब आप एल्बो ऊपर करते हैं नीचे करते हैं, एल्बो नीचे करते तब आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, ठीक है। ट्राइसेप क्या करता है, एल्बो एक्सटेंशन में काम आता है। द मसल विच द स्ट्रॉन्गेस्ट, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ लिया, इसका जो राइट आंसर होगा क्वाड्रिसेप होगा। ये क्वाड्रिसेप के अंदर ग्रुप होता है। क्वाड्रिसेप के अंदर कौन से ग्रुप होते हैं बताइए, क्या ट्रिक बताया था मैंने क्वाड्रिसेप मसल्स को याद करने का। सर QR क्यूआर, तो क्वाड्रिसेप के अंदर रेक्टस फेमोरिस आएगा और वास्टस मीडियालिस, वास्टर लेटरियालिस, इंटरमीडिएट। हाँ एक इंटरमीडियालिस, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप ऑफ मसल्स के हैं। और हेमस्ट्रिंग में आपको क्या याद रखना है, हेमस्ट्रिंग में आपको याद रखना है HB पेंसिल, HB पेंसिल आती है, HB पेंसिल का मतलब होता है हार्ड ब्लैक, ठीक है। HB मतलब हेमस्ट्रिंग में, हेमस्ट्रिंग वाला जो पहला ग्रुप स्टार्ट होगा, पहला मसल्स बाइसेप फेमोरिस से स्टार्ट होता है, किससे, बाइसेप फेमोरिस और रेक्टस फेमोरिस। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि QR पूछेगा तो क्वाड्रिसेप फ्रंट ऑफ द थाई होता है, और HB पूछेगा हेमस्ट्रिंग पीछे होता है बैक में, और उसका जो पहला मसल होगा वो बाइसेप फेमोरिस होगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, ठीक। बाइसेप में क्या होगा, सेमी टेंडनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ठीक है। ये ग्रुप आपको याद रखना जरूरी है, पूछता है, टफ क्वेश्चन आएगा तो यहीं से उठाएगा क्वेश्चन एक। देखिए सोलियस मसल क्या होता है, तो ये गैस्ट्रोनीमियस के नीचे होता है, लोअर लेग में। ठीक है, सोलियस मसल्स क्या है, लोअर लेग में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बाइसेप फेमोरिस, देखिए यहाँ पे बाइसेप फेमोरिस आ गया, तो अब कहाँ की बात हो रही है, ये हैमस्ट्रिंग की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, हैमस्ट्रिंग की, हैमस्ट्रिंग की बात हो रही है। तो हैमस्ट्रिंग तो एल्बो में होगा नहीं, थाई में भी नहीं होगा, थाई मतलब क्या है, ये फ्रंट की बात हो गई थाई, तो नी फ्लेक्शन में होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप जब अपने नी को फ्लेक्स करके पीछे तरफ मोड़ेंगे तब वहां पे आपका बाइसेप फेमोरिस मतलब हैमस्ट्रिंग मसल्स पर काम या प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नी फ्लेक्शन। आगे बात करते हैं, पोस्चर इज इंडेक्स ऑफ तो पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी। आगे बात कर लेते हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस आर, तो ये सारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी डाल सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, एनाटॉमिकल भी हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं, थेरेपेटिक मूवमेंट्स आर आल्सो नोन एज, थेरेपेटिक मूवमेंट्स को थेरेपेटिक मेडिकल जिम्नास्टिक। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। माइक ऑन करके छोड़िए मत आप लोग, सभी से रिक्वेस्ट है माइक ऑन करके मत छोड़िए, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है जो भी होगा आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, मतलब बताऊंगा, डिस्कशन होगा, तो माइक प्लीज बंद कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट मसल्स दैट हैव मूव द हिप जॉइंट ओरिजिनेट फ्रॉम द, तो मतलब जो हमारा जॉइंट हिप को मतलब हिप को जो मूवमेंट कराता है, ज्यादातर वो मांसपेशी कहाँ से निकलती है और उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पेल्विस से, ठीक है।
पैल्विक बोन आपका ये कमर वाला बोन होता है, देखिए ये वाला बोन ऐसे होता है, ये लंग्स की तरह भी दिखता है, ठीक है। अब यहीं पे फीमर लगा होता है इस तरीके से दोनों तरफ। ठीक ठीक, आइए आगे बात करते हैं। स्टैंडर्ड ट्रैक सबसे इजी क्वेश्चन है आज तक का, 2 नंबर इसका सही है। डेकाथलॉन इज कंसिस्ट ऑफ, हमने एक ट्रिक बताया था, डेकाथलॉन हेप्टाथलॉन कोई भी कंबाइंड इवेंट आ जाए तो हमेशा क्या होगा, फील्ड इवेंट की संख्या ज्यादा होगी और ट्रैक इवेंट की संख्या कम होगी। तो ट्रैक 4 और फील्ड 6, एकदम सही ऑप्शन नंबर 2। ट्रिक याद कर लीजिए, भले याद ना हो 10 इवेंट, लेकिन ट्रिक तो याद है। कृष्णा पूनिया एथलेटिक्स कौन सी खिलाड़ी है ये? चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो। हाँ अरे चक्का डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो। सर एथलेटिक्स। हाँ एथलेटिक में चक्का फेंक, ठीक है। वेट ऑफ डिस्कस फॉर मेन 2 kg, वुमेन के लिए 1 kg। हाँ मेन पूछा है 2 kg, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सेलेक्टिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, देखिए ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। हर एग्जाम में यहाँ से, मतलब हर एग्जाम में बोला है, आप अलग अलग बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग आंसर दिया हुआ है। 2 ऑप्शन ज्यादा फंसाता है, 4 और 3, ये भी हम रखेंगे अपने डाउट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन ठीक सर है, क्वालिटी दोनों ही ही सही ऑप्शन हिसाब से सही होना चाहिए, दोनों ही, क्योंकि क्वालिटी के बिना इक्विपमेंट का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात है यूटिलिटी, जब उस इक्विपमेंट जरूरत ही नहीं है तो इक्विपमेंट को परचेस हम क्यों करेंगे, सिलेक्ट क्यों करेंगे? यूटिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, उपयोगिता ही नहीं है, उपयोगिता जब नहीं है उसकी तो क्या मतलब है उसको लेने का? अगर हम तर्क दे तो दोनों ही बातें सही है, लेकिन जो बेसिक पढ़ना जिसका भारी होगा वो हम लोग डाउट बॉक्स में लेके चलेंगे इसको। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए, ठीक है। और ही सही है सर। यहाँ बात करने का बात परचेसिंग की है, तो जब हम परचेस करेंगे यहाँ ना कि ये बात नहीं हो रहा है। सेलेक्टिंग मतलब कि ये देखेंगे, पर सेलेक्ट करेंगे तो परचेस करने की बात। यहाँ पे इक्विपमेंट परचेसिंग वाला जो हम लोग का एक बजट वाला जो चैप्टर था, कोचिंग एंड ऑफिशिएटिंग, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो उसका सेंस आ रहा है परचेसिंग, क्योंकि हमको सिखाया जाता है कि जब हम परचेस करेंगे इक्विपमेंट तो क्वालिटी देख के परचेस करते हैं, हम कोटेशन मंगाते हैं कई सारे दुकानदारों से। आगे बात करते हैं, सुशील कुमार, पुराना क्वेश्चन है, इनकी जगह पर आप नया किसी को रख सकते हैं, जैसे दीपक पूनिया हो गया या दहिया हो गया, जो भी है आप रख सकते हैं। तो कुश्ती, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको उस समय का लग रहा है आप यहाँ पर अपना नया रख सकते हैं। हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए अभी बताइए, यहाँ इनको चारों को छोड़ दीजिए, अभी कौन है? किरण अनुराग। रिजिजू। अरे अनुराग किरण सर। रिजिजू हट गए, कब है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर है। अनुराग अनुराग ठाकुर। फिर वापस आए थे, वापस में लेना दोबारा। क्या गए, वापिस आ गए? नहीं वापस मैंने दोबारा नहीं, पहले मन चुके थे हाँ वो कहीं से, पहले थे, दोबारा में। दूसरी बार जब इन्होंने हाँ। मिनिस्ट्री बनाई है भाजपा ने, तब इनको हटा दिया। इससे पहले राजवर्धन सिंह राठौर थे, अच्छा अच्छा। देखिए इससे पहले राजवर्धन सिंह राठौर थे, उसके बाद किरण रिजिजू को बनाया गया और अब अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है। उससे पहले कौन थे? सुरेश कलमाड़ी। उस समय ऑफ साइड कहाँ होता है? तो फुटबॉल में होता है। वेरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, क्या? अनुराग ठाकुर इस समय स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। देखिए एक बात और बता दूं, आपको राजस्थान का भी स्पोर्ट मिनिस्टर याद रखना है, क्योंकि राजस्थान के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है। ये तो सेंट्रल में मैंने बताया, कैबिनेट में मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है। लेकिन आपको क्या ये अनुराग ठाकुर है, लेकिन आपको जाना है कहाँ पर? राजस्थान में, तो आप वहां का भी स्टेट का भी याद कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स वाला। अभी मैं एक डाल दूंगा कि राजस्थान के स्पोर्ट्स में कौन इस समय कहाँ पर है। जैसे एथलेटिक्स, राजस्थान का जो एथलेटिक फेडरेशन स्टेट का है उसमें कौन है, फुटबॉल में, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए, मैंने देखा हुआ पिछले एग्जाम्स में, आप डिस्टर्ब मत करिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेइंग सरफेस, इसमें से कौन सा प्लेइंग सरफेस नहीं है? तो साइबेक्स एक मशीन है, ये कोई सरफेस नहीं होता है, साइबेक्स एक मशीन होती है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कप रिलेटेड टू विच, देखिए अब बता दे रहे हैं, अब मेरी बात सुनिए। एक होता है जवाहर ट्रॉफी, या सॉरी नेहरू ट्रॉफी, फुटबॉल का सर। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से होता है,
ट्रॉफी अगर लग गया तो बोट रेस हो गया। नेहरू कप, ये किससे फुटबॉल हो हो गया। गया? फुटबॉल से हो गया। सिर्फ नेहरू कप पूछेगा तो फुटबॉल से है। अगर आपसे ये पूछा जवाहरलाल नेहरू, ये हॉकी से। ये हॉकी से है। यहाँ हॉकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, मैं इसका प्रूफ आपको दिखा दूंगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, प्रूफ रखा है मैंने इसका। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड वाज कंस्टिट्यूटेड इन, तो 1985 तो अवार्ड वाला आपका चैप्टर बचा हुआ है, इसको जल्दी कर लेंगे हम लोग। तो 1985 इसका बिना देखे सब मारना है फटाफट। नहीं भाई ऐसा मत करना फटाफट, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन द ईयर 1896। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 2। The Olympic Games are held every 4 years. Option number 3 is correct. ठीक है, The term double fault तो टेनिस में होगा। ऑप्शन नंबर 3 is correct. नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ओलंपिक वर गोल्ड मेडल फर्स्ट गिवन टू द विनर। देखिए यहाँ पर अब फंसा दिया, यहाँ पे ऑप्शन में वो चीज है ही नहीं है, तो यहाँ पर जो इसके अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूर्णता गोल्ड नहीं पूछा है, खाली पूछा है गोल्ड मेडल कब से शुरू किया गया। तो मैं बता दूं 1904 से शुरू किया गया था गोल्ड मेडल दिया जाना। ठीक है, 1908 में भी वही दिया, मैंने आपको बता रखा है। 1912 में भी दिया जा, 1912 में अब बताया गया कि पूर्णता 24 कैरेट का पूरा गोल्ड नहीं होगा, इसमें 6 ग्राम गोल्ड होगा, बाकी इतना % ये बनेगा। तो मानक, अगर गोल्ड मेडल का जो मानक बना था वो 1912 में बना था, याद रखिएगा ये बात। मानक के दौर पर अगर पूछेगा कि कब मेडल दिए गए तो 1912 में दिए गए थे। नेक्स्ट, ओलंपिक फ्लैग रिंग्स इंडिकेट, तो ओलंपिक का जो रिंग होता है वो क्या इंडिकेट करता है? तो 5 कॉन्टिनेंट, 5 महाद्वीपों को। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। वर द वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी, कितनी बार हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको? मैं गलत बता रहा था कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप, मैं बता रहा हूँ आपको कि 60% अगर आप ये लगा के जाएंगे, मैं बता रहा हूँ 60% आपका यह सही हो जाएगा। बाकी 40% में आपको अपना विवेक और आपने अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है उसके आधार पे आपको सही करनी पड़ेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा जो ये काम था ये हो गया। ठीक, तो आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है, और शहर पूछेगा तो लुसाने है, बताने जरूरत नहीं आपको। When where the women participated Olympic admit to the Olympic Games। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो तरीका था पूछने का, क्योंकि ये इंडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडिया में। तो ये ऑल इंडिया, देखिए यहाँ पे इसने लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर मैं बता दूं आपसे कि अगर आप मारेंगे इस सिचुएशन में, मारना चाहते हैं इसको तो भी मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि इंडिया की तरफ से लड़कियों का पार्टिसिपेशन 1952 में हुआ था, पूछना ये चाहता है ये। लेकिन अगर हम अगर वर्ल्ड में बात करें तो लड़कियों को 1900 में मान्यता मिल गया था ओलंपिक में जाने का, मतलब खेलने का। बाकी देशों से औरतें कब आ रही थी? 1900 में पार्टिसिपेट पेरिस से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन देखिए यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा है, लेकिन आपको सेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये किस पर्सपेक्टिव में, आप इंडिया में है तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। और नहीं लगा सकते हैं तो भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग भी है। Which continents, ठीक है, is represented by yellow ring, तो कौन सा महाद्वीप येलो करता है? एशिया, जो हमारा महाद्वीप है। क्योंकि देखिए आप सीधा लगा समझिए ना कि ये तो वर्ल्ड का पूछेगा नहीं, क्योंकि भाई ये पेपर इंडिया में बना है। ठीक है, तो ये इंडिया और के बारे में या इसी के बारे में पूछेगा, क्योंकि वहां पे हम लोग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द टर्मिनल ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट यूज, तो फ्लैग वाज का फर्स्ट यूज हुआ था तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज मोस्ट रैपिड, सबसे ज्यादा अगर फिजिकल चेंजेस होता है जो वो अप टू 3 इयर्स तक होता है। ठीक है, 6 महीने से 3 साल तक बच्चे आप देखेंगे कि चलना भी सीख जाते हैं, बोलना भी सीख जाते हैं, खड़े होना, जंप करना, कूदना, खेलना भी सीख जाते हैं। ठीक है, तो सबसे तेज जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो 3 साल में होता है, 3 साल तक। द ग्रोथ ऑफ फीमेल्स इज मोर रैपिड, महिलाओं का जो एक ग्रोथ का पीरियड होता है जिसमें वो लड़कों से आगे निकल जाती हैं, तो वो कौन सा एज है? तो ऑप्शन नंबर बी 13 से 19 साल। एक्चुअली यहाँ पे जो सही होना चाहिए था वो होना चाहिए था 14 से 17 साल, ये एकदम सही है एग्जैक्ट अगर बात की जाए, 13 या 17 साल। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद लड़के, जब लड़कियां 17 तक ग्रोथ कर जाती, इसके बाद लड़के 17 से 20 साल या 21 साल में ग्रो करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा। तो ये होता है पैटर्न। लड़कियां पहले ग्रो करती हैं एडोलसेंस में, लड़के बाद में करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो आपको मंथ, डेज और ईयर में लिखा जाए, रिकॉर्ड में किसी का एज मिले तो उसे हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, काल क्रमुनी आयु कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एस्थेनिक बॉडी टाइप। एस्थेनिक का मैंने बताया था, ये एस्थेनिक किसने दिया था, बताएगा कोई? सर क्रेमेचर ने दिया क्रेस्मर। तो क्रेस्मर ने 4 बताए थे, किसी किताब में 3 लिखा है, गलत है, वो 3 नहीं है, 4 दिया क्रेस्मर ने। डाईप्लास्टिक भी दिया है, एस्थेनिक भी दिया है, ठीक है, एथलेटिक भी है। तो ये लीन होता है। एस्थेनिक मतलब उन्होंने लीन एंड सॉलो चेस्टेड बताया था। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे बात करते हैं, फिलोसफर नोन एज द फादर ऑफ फिलोसफी एडलिज्म। देखिए रिपीटेड हुआ, बताया था, प्लेटो, डायरेक्ट मार्क देना है। विच पीरियड नोन एज इपिक पीरियड इन एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया में भारत का महाकाव्य काल किसे कहा गया, तो 1000 से 600। देखिए 3250 से आपका 2500 तक क्या आया था, बीसी तक, ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता था। 2500 से 1000 क्या था, 2500 से 1000 तक क्या था आपका बीसी तक, ये आपका वैदिक काल था। अब इसके बाद महाकाव्य काल आया, ठीक है, मैंने बता रखा, आप देख लीजिएगा। व्हाट वाज पैलेस्ट्रा फेमस फॉर। देखिए एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, पैलेस्ट्रा, अच्छा मान लीजिए तो एग्जाम्पल क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अच्छा पैलेस्ट्रा जो था वो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, स्पार्टा काल में फेमस था कि उत्तर एथेंस काल में था, यानी अर्ली एथेंस में था, जल्दी बताइए इसका आंसर। उत्तर स्पार्टा काल में, स्पार्टा काल में। जल्दी बताइए। अर्ली एथेंस सर। ये अर्ली एथेंस में था। एथेंस। सुनिए सभी लोग सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अर्ली एथेंस में खेल के मैदान को, रेसलिंग स्कूल को पैलेस्ट्रा कहा गया। स्पार्टा में प्लेटिनिस्टास कहा गया, प्लेटिनिस्टास, ठीक है, प्लेटिनिस्टास, याद रखिएगा। इसी तरीके से पेडो ट्राइब अलग है, पेडो ट्राइब और पेडोनोमस अलग है जी, ठीक है। ये बहुत फंसेगा, अगर मान लीजिए, यहाँ तो आसान दे दिया आपको ऑप्शन अगर आपसे ये दे दिया कि रोम में है कि जर्मनी में था कि ग्रीक में था, तो आप फट से बता दोगे कि पेडो ट्राइब पेडोनोमस दोनों ही जर्मनी का है, अरे सॉरी दोनों ही आपका ग्रीक का है। लेकिन अगर ये पूछ दिया कि स्पार्टा काल का था, अर्ली एथेंस का था, उत्तर एथेंस का था, ये ऐसा पूछ लिया पूर्व एथेंस का था, बाद के एथेंस का था, तब आप फंस जाओगे। तो पेडोनोमस और पेडो ट्राइब याद रखिएगा, ये सुपरवाइजर हैं पेडो ट्राइब। एक फिजिकल शिक्षक किसके थे, स्पार्टा काल में, और एक अर्ली एथेंस में। ये इसलिए बताना चाहता था, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत देख लीजिएगा ध्यान से। आगे अखाड़ा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुश्ती। मच ऑफ द थ्योरीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बेस्ड ऑन, तो थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की वो किस पर बेस्ड होती है, तो साइंटिफिक लॉ पर। मैंने ये बताया था, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। मैंने बताया था ना कि सारे साइंटिफिक साइंस से लिए गए हैं। आगे बात करते हैं, व्हेन वाज द YMCA कॉलेज 1920, ठीक। सिगमंड फ्राइड इज नोन एज टू बी फादर ऑफ, सिगमंड फ्राइड किसके फादर है, साइको एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी इज टॉट टू बी स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिकॉज, देखिए इट इनहांस परफॉर्मेंस, ठीक है, बिहेवियर में नहीं आएगा बिहेवियर में तो लर्निंग भी हो सकती है। कराइए, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस आर ड्यू टू, तो दोनों पे होता है, हेरिडिटी पर और इन्वायरमेंट पे, आप किस माहौल में रहते हैं और कैसा आपका जेनेटिक्स है, उन दोनों पे आपका डिफरेंस डिपेंड करता है। फाइंड आउट विच इज नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग, तो लॉ ऑफ रिएक्शन, ये लॉ ऑफ रिएक्शन किसका है, ये न्यूटन का लॉ है, ना कि लर्निंग का लॉ है। यहाँ पे लर्निंग लॉ पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थ्योरीज ऑफ लर्निंग गिवन बाय, तो ये डॉक्टर थॉर्नडाइक ने दिया था, EL थॉर्नडाइक इनका नाम था, एडवर्ड, ठीक है।
अचीवमेंट मोटिवेशन, अचीवमेंट तब आपको लगेगी जब आपको नीड होगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जो एक सीखा हुआ चीज एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में हम ट्रांसफर करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लर्निंग ऑफ फिजिकल स्किल इज कंसर्न विद, देखिए यहाँ पर एक डाउट है, इसको डाउट बॉक्स में डालना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मोटर लर्निंग ज्यादा होता है, क्योंकि आप स्किल सीख रहे हैं, आप फिजिकल स्किल की बात हो रही है, और फिजिकल स्किल सीखने के लिए आपका कौन सा, अगर हम थ्योरी की बात करेंगे तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्या चाहिए आपको? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इसके इस बिहाफ पे क्या होता है, इन दोनों को कहते हैं मोटर लर्निंग। जब यही मिलता है इसी को तो मोटर लर्निंग कहते हैं। तो ये भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, यहाँ फंसा दिया है। इसमें अफेक्टिव में तो आपका बिहेवियर आ जाएगा, तो बिहेवियर का स्किल पे कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हमको नहीं लग रहा है इसका। ठीक है। बाकी आप डाउट बॉक्स में इसको रख सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसको। इमोशन इज डिफाइंड एज, तो इमोशन इज फीलिंग है, यहाँ फिटिंग लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ फीलिंग होना चाहिए था, ये सही हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और बता दूं आपको, देखिए इमोशन एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, बिहेवियर नहीं है, याद रखिएगा। एक्सप्रेशन कभी, इमोशन कभी पूछेगा तो इमोशन कभी भी बिहेवियर नहीं होगा। बिहेवियर का मतलब क्या है कि आप एक्ट कर देते हो, एक्ट का मतलब क्या है कि आप एक्शन करते हो। ठीक है। एक्शन कर दिया आपने, जैसे आपको गुस्सा आया, आपके हाथ में कोई सामान था, आपने उसको फेंक दिया, जब आप फेंक दिए तो आपने कहा बिहेवियर है, वो एग्रेशन हो गया। वो क्या हो गया, मैंने आपको बताया था, वो एग्रेशन है। लेकिन अगर आप सिर्फ चेहरे से एक्सप्रेस करते हो या फिर फेंकते नहीं हो सामान को, चिल्लाते हो, तो वो इमोशन था आपका, आपने एक्ट नहीं किया। अगर आपने एक्ट किया, बॉडी से बिहेव किया, तो दैट लाइक एग्रेशन वो बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं, विच लॉ ऑफ लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तब चलेगा क्या सही है क्या गलत है। द यूज ऑफ पार्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन, तो कोई पार्टिकुलर अगर टीचिंग कर रहा है अध्यापक, तो वो इसके स्किल पे डिपेंड करता है कि वो कितना जानता है उसके बारे में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल स्किल इज, शारीरिक कौशल को सीखने का सर्वोत्तम विधि। देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन डाउट बॉक्स में आने वाला है। मैंने पूछा, बहुत सारा बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन पे जा रहा था, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन मेरे हिसाब से थ्योरी पे नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे सीखने की बात कहा है, ना कि सिखाने की बात कहा है। ठीक है। बाकी देखिए हम इसको रखेंगे, इसको डाउट बॉक्स में। ठीक है, इसको रख लीजिए, मैं डाउट बॉक्स बोलूँ तो तुरंत डाउट में रखिएगा। मेरे हिसाब से देखिए ट्रायल एंड एरर प्रैक्टिस वाला मेथड ज्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ सीखने की बात बोल दिया है, ना कि यहाँ पर इसने बोला है कि सिखाने का। अगर सिखाने का बोलता तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से बात करिए कि सीखने के लिए जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, फिजिकल प्रैक्टिस, तो ट्रायल एरर करते करते हमारे लर्निंग स्किल अच्छी हो जाती है। सर टीचिंग बोला है तो सर सिखाना होगा ना, टीचिंग फिजिकल स्किल। इंग्लिश में टीचिंग है, लर्निंग नहीं है, तो डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। तब यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होगा, एकदम सही बोला आपने। तो यही सब छोटे छोटे सेंस देखने हैं यहाँ पे, छोटे छोटे सेंस यहाँ पे देखने हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीचिंग सही है, सिखाने की बात हो रही है। सिखाने, देखिए यहाँ पे सीखने लिखा था, अगर आप इसको पढ़कर चलेंगे, एसेंस निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। आइए, तो यहाँ का ऑप्शन रखिएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगर स्किल सिखाना चाहते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लेसन, तो प्रिंसिपल लेसन प्लान के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं होता है, तो टीचर का अनुभव कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं दिखाई भी मेंशन करना होता। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अ सुपरवाइजर मस्ट पोजेस द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सुपरवाइजर सभी चीजों होना चाहिए, एक चीज को छोड़कर। सुपरवाइजर के अंदर सभी क्वालिटीज होनी चाहिए, एक चीज को छोड़कर। वो सेल्फिश नहीं होना चाहिए, वो सिखाने वाला होना चाहिए, गाइड करने वाला होना चाहिए। किसको करने वाला? गाइड करने वाला। अगर कहीं लर्निंग में, एक बार बता दूं कि जो सुपरवाइजर है
इसका मेन थीम, मेन एम क्या है? टू इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस। क्या है? टू इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन विच नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट लूजर टीम प्ले अगेन। ठीक है, तो लूजर टीम को अगेन दूसरा खेलने का मौका मिलता है किस प्रकार के नॉकआउट टूर्नामेंट में? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर वैगनल वाइल्ड क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वैगनल वाइल्ड में भी तो हम जो फाइनल में हारते हैं टीम, उनके बीच तीसरे स्थान और चौथे स्थान, तीसरे स्थान के लिए एक मैच कराते हैं। तो भाई उसमें यहाँ पे देखिए सबके लिए नहीं होता है, उसमें जो अब जो यहाँ पे 1 2 3 4 मान लीजिए बहुत सारी टीमें थी, लास्ट में ये हारा, मान लीजिए ये 1 वहां पे जीता, यहाँ पे 4-3 जीता। तो अब यहाँ कौन हारा था? इसमें क्यों हारा? 4 हारा था और इसमें 2 हारा था। तो अब तीसरा स्थान पाने के लिए इसमें 2 और 4 के बीच मुकाबला, तो सिर्फ हम इन्हीं के बीच तो करा रहे हैं ना, हम सबको कहाँ दूसरा मौका दे रहे हैं खेलने का। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। थोड़ा डाउट होगा तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। हाउ मेनी बाइज इन 11 टीम्स, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। इन द स्कूल द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन को क्या करना है? अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है स्कूलों में और स्टैंडर्ड रेज करना है स्पोर्ट्स का, तो आप इंट्रामुरल प्रोग्राम कराया करिए। इससे क्या होगा? जब इंट्रामुरल प्रोग्राम आप कराएंगे अपने स्कूल में, तो बच्चे काफी स्पोर्ट्स के प्रति क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। क्या होंगे? मोटिवेट होंगे, और आप यहाँ से हिडन टैलेंट को निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे। द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट ऑलवेज बी, तो लर्निंग सिचुएशन पर होना चाहिए। ठीक है, सुपरविजन का मोस्ट काम क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस जो होती है उस पर सबसे मेन फोकस होना चाहिए इसका। इन फिजिकल एजुकेशन विच फैक्टर्स अफेक्ट टाइम टेबल, तो अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो टाइम टेबल पर प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? तो ऑल ऑफ दीज है। इक्विपमेंट अवेलेबल कितना है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, हम जाड़े में सिखा रहे हैं कि गर्मी में सिखा रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है, तो टाइम टेबल हम चेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, उस हिसाब से भी टाइम टेबल पे फर्क पड़ता है। ठीक है, ज्यादा रहेंगे तो आप कौन सा गेम कराएंगे अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेमेंडसली हैज इंक्रीज द जनरल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, इनमें से सबसे ज्यादा कौन है जो लोगों के अंदर क्या करता है? जिसको हिंदी पढ़ना भाई यहाँ पढ़ लीजिए, सब में हिंदी आया है। तो लोगों के अंदर क्या करता है? स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता फैलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। रेडियो टेलीविजन पर सीधा प्रसारण। देखिए लाइव वाला जो होता है ना, जो लाइव एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, और किसी के पास अगर वो चीज नहीं है तो रेडियो है, टेलीविजन है, तो इस पर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। विच आर एमंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, तो स्पोर्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, ये होता है, प्रोग्रेशन ऑफ लोड होता है, ये साइक्लिसिटी भी है, कॉन्टिन्यूटी भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट होगा। ये आपका नॉट, जब भी आप नॉट पढ़ेंगे तो यहाँ पहले घेरा मार लेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक वर्ड मैंने नॉट बताया है, दूसरा वर्ड क्या बताया था? एक्सेप्ट। क्या बताया था? एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब ये वर्ड जैसे आप देखिएगा किसी क्वेश्चन में तो वहां तुरंत गोला मार दीजिए। क्या होगा कि ये उल्टा पूछने का इनका तरीका उल्टा हो जाता है आंसर का। लोड इंटेंसिटी इज, सॉरी, तो लोड इंटेंसिटी क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा वॉल्यूम के उल्टा काम करेगा, विपरीत काम करेगा। तो भार घनत्व के क्या करता है? विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मान लीजिए आपको 2 घंटा दौड़ाएंगे, तो क्या हम आपसे बोलेंगे कि आप अपने 100 मीटर के एफर्ट से दौड़ो, या 90% एफर्ट से दौड़ो, या 80% एफर्ट से दौड़ो? ऐसा नहीं ना बोल सकते हैं, नहीं ना। आपसे क्या बोलेंगे 2 घंटे दौड़ना आपको? तो आपसे बोलेंगे 50% एफर्ट से दौड़ो। तो ये क्या हो जाएगा? आपका इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कार्य करने की तीव्रता कम। अगर जहां हमने वॉल्यूम कम कर दिया, समय को घटा दिया, बोला आपको 10 मिनट दौड़ना है, सिर्फ 10 मिनट आपको दौड़ना है, तो आप क्या करेंगे? 100% या 90% एफर्ट से दौड़ेंगे कि नहीं? तो ये चीज होता है, ये वॉल्यूम और लोड इंटेंसिटी, लोड वॉल्यूम और लोड इंटेंसिटी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपको, आप जरूर उसको देख लीजिएगा।
अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो, ऐसे होगा नहीं, हमें पता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो साइकिल ऑफ ट्रेनिंग इज, तो माइक्रो साइकिल है 5 से 10 दिन, ठीक। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो वर्टिकल जंप सबसे ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोटर स्किल्स आर लर्न बेस्ट, तो प्रैक्टिस के द्वारा, यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिस के द्वारा, यहाँ पे सीखने की है, यहाँ पे टीचिंग नहीं है, यहाँ लर्न की बात हो गई है। अब समझ में आया बात, तो प्रैक्टिस से सबसे ज्यादा स्किल को सीखा जा सकता है। मोटर क्वालिटीज आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ, आपकी मोटर क्वालिटीज जो है वो किसकी फाउंडेशन होती है, तो आपके स्पोर्ट्स स्किल की। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। जितना बढ़िया मोटर स्किल आपका होगा वो उतना बढ़िया स्पोर्ट्स के कोई भी स्किल को आप परफॉर्म कर पाएंगे। आगे बात करते हैं बैलिस्टिक में ट्रेनिंग मेथड, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, विच इज नॉट एरोबिक एक्टिविटीज, तो इसमें से सर्किट ट्रेनिंग एरोबिक नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्लस इंड्योरेंस दोनों को मेजर करता है, ठीक है। ज्यादातर ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कराया जाता है, कहाँ पे स्ट्रेंथ की बात होगी वहां इंड्योरेंस नहीं आएगा, बाकी सभी में स्ट्रेंथ लगता है। आगे बात करते हैं, अ वार्मिंग अप सर्व टू, तो इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर एंड मसल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विच एरोबिक एक्सरसाइज मेनली यूज इन रिक्रिएशन, तो रिदमिक एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे रिक्रिएशन की बात कर रहा है कि एरोबिक एक्सरसाइज है जो कि रिक्रिएशन के लिए काम आता है, तो कैलिस्थेनिक नहीं है, जॉगिंग बहुत बोरिंग होता है, साइकिलिंग भी बोरिंग है। रिदमिक एक्सरसाइज क्या होता है, इसमें आप कुछ नया सीखते हो और यह एक रिक्रिएशनल की तरह यूज कर सकते हो। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, तो मैंने बताया था एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। द स्टडी ऑफ द, देखिए यहाँ कॉल्स लिख दिया, सेल होना चाहिए, सेल। द स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी मैंने बताया था। द स्टडी ऑफ बोन मैंने बताया था, बोन को ऑस्टियो कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। सब बता रखा है, देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने थ्योरी पढ़े हुई अच्छे से, एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, अधिक से अधिक आपको 10 क्वेश्चन में दिक्कत होगा बस, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो। और वो भी क्वेश्चन में दिक्कत क्यों हुआ, आपको डाउट हुआ होगा 2 ऑप्शन में, बस 2 ऑप्शन में दिक्कत हुआ होगा, वर्ड्स की वजह से, पूछने के तरीके की वजह से, लेकिन दिक्कत आपको कहीं नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी इसका राइट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95, सॉरी यहाँ पे कुछ और पूछा था मैंने, गलत कर दिया। द स्टडी ऑफ मसल पूछा यहाँ पे, तो स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी होगा, ठीक है, मायोलॉजी। मैंने लगा ऊपर का हिंदी कर दिया यहाँ। ऑप्शन बात करते हैं, फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन, मैंने बताया था ना लॉन्ग बोन कैसे काम करते हैं बॉडी में, तो एक्ट एज अ लीवर की तरह काम करते हैं, एक्ट एज अ लीवर। इसका बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग 30 क्वेश्चन जो है वो कल करेंगे, 100 क्वेश्चन आज खत्म, कोई भी जुड़ेगा नहीं दोबारा। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट, तो 1 मिनट की अगर बात आ जाए, देखिए 1 मिनट की अगर बात आ जाए तो कार्डियक आउटपुट है, 1 स्ट्रोक की बात आ जाए तो स्ट्रोक वॉल्यूम है, याद रखिएगा ये बात। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द शोल्डर ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 98 का है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल, तो देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं 28 देगा तो वो भी सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन पे आप छाटते हुए जाएंगे। 22 दे रखा है तो पहले तो 22 सही होगा, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट होगा यहाँ पे 2, ठीक है। नी ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो नी ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल होता है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, विच मसल्स कॉन्स्टिट्यूट 2/5 ऑफ द होल बॉडी वेट, तो पूरे बॉडी वेट का 2/5वां भाग कौन सा होता है, तो वॉलंटरी मसल्स होता है, जिसे हम स्केलेटल मसल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो आज इतना ही, और कल हम लोग मिलेंगे अपने